दिवाली, ये नाम सुनते ही मन में रोशनी, खुशियां और हाँ, पटाखों की आवाज गूंजने लगती है ना? आसमान एकदम रंगों से भर जाता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि पटाखे हमेशा से दिवाली का हिस्सा थे? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। आज हम इसी दिलचस्प इतिहास की गहराई में उतरेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ऐसी ज्ञान भरी रोचक बातें जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली की जड़ें कहाँ तक जाती हैं? मतलब कितना पुराना है ये त्योहार? दिवाली की जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास के। 2000 साल? हाँ जी। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, उनमें दिवाली का जिक्र मिलता है। और उनमें क्या लिखा है? मतलब तब कैसे मनाते थे? वो बताते हैं कि दिवाली असल में रोशनी का, प्रकाश का त्योहार है। सिंपल। बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक। अच्छा, तो 2000 साल पहले? हाँ। तब कैसे मनाते थे लोग? आज की तरह ही पटाखे वगैरह होते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय का माहौल काफी अलग था। पटाखों का तो खैर कोई जिक्र ही नहीं है। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते थे, सजाते थे, रंगोली बनाते थे, और सबसे जरूरी चीज, दिए जलाना। दिए? हाँ, वो तो आज भी करते हैं। बिल्कुल। दियों की कतारें, जिसे दीपावली कहते हैं ना, दियों की अवली यानी लाइन। शाम को देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती थी, सुख समृद्धि के लिए। लोग एक दूसरे के घर जाते थे, मिठाइयां बांटते थे, तोहफे देते थे। मतलब त्योहार का असली मकसद था आपस में प्यार, मेलजोल बढ़ाना। तो उस जमाने में पटाखे या आतिशबाजी, इनका कोई रोल नहीं था? बिल्कुल नहीं। दियों की शांत रोशनी और आपसी जुड़ाव, यही दिवाली की असली भावना थी। आपने बिल्कुल सही कहा। दिए ही दिवाली का कहना चाहिए मूल आधार थे। और जैसा आपने पूछा, पटाखों का तो सवाल ही नहीं उठता था उस समय, क्योंकि देखिए, पटाखों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बारूद। गन पाउडर जिसे कहते हैं। हाँ, बारूद। और ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि बारूद का आविष्कार भारत में हुआ ही नहीं था। अरे सच में? ये तो मुझे नहीं पता था। तो फिर बारूद कहाँ से आया? कहाँ बनाए? बारूद की खोज हुई थी 9वीं शताब्दी में चीन में। चीन में? जी हाँ। कहानी भी बड़ी मजेदार है। कहते हैं कि चीन में कुछ ताओवादी भिक्षु थे, मंक्स, जो अमरता की दवा या कुछ खास मेडिसिनल केमिकल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से बाय चांस बारूद का आविष्कार हो गया। कमाल है। मतलब दवा बनाने चले थे और बन गया बारूद? तो क्या चीनियों ने ही सबसे पहले आतिशबाजी मतलब फायरवर्क्स भी बनाए? हाँ बिल्कुल। बारूद बनने के बाद चीनियों ने ही सबसे पहले इसका इस्तेमाल आतिशबाजी में किया। वो शायद इसे आग के फूल या फायर फ्लावर जैसा कुछ कहते थे। एक तरह की शुरुआती आतिशबाजी थी वो। हाँ। वो इसे अपने धार्मिक त्योहारों और जो शाही समारोह होते थे, रॉयल फंक्शंस, उनमें इस्तेमाल करते थे, माहौल को थोड़ा भव्य बनाने के लिए। अच्छा। फिर धीरे धीरे, मतलब सदियों का समय लगा इसमें, और जो व्यापार के रास्ते थे, जैसे सिल्क रूट वगैरह, हाँ, सिल्क रूट, हाँ, या फिर ट्रैवलर्स के जरिए, और कभी कभी हमलों के जरिए भी, ये बारूद बनाने की जो तकनीक थी, वो चीन से पश्चिम की तरफ फैली। पहले ये अरब दुनिया में पहुंची, फिर फारिस यानी आज का ईरान और उसके आसपास का इलाका, और आखिर में काफी समय बाद लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास ये टेक्नोलॉजी भारत पहुंची। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बारूद भारत पहुंचा, तब तक तो दिवालियां हजारों सालों से मनाई जा रही थी। मतलब एक एस्टैब्लिश्ड पुराना हिंदू त्योहार जो सदियों से सिर्फ दियों की रोशनी और पूजा पाठ के साथ मनाया जाता था, बिना किसी पटाखे के। बिल्कुल, यही पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। दिवाली का जो ओरिजिनल स्वरूप था, वो पटाखों से रहित था। बारूद का भारत आना और दिवाली का मनाया जाना, इन दोनों घटनाओं के बीच सदियों का फासला है। तो जब बारूद भारत आ गया, हाँ, 13वीं-14वीं शताब्दी में, हाँ, तब क्या हुआ? क्या लोगों ने फौरन इसे दिवाली पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, भारत में बारूद आने के बाद भी इसका जो शुरुआती इस्तेमाल था, वो आम लोगों ने नहीं किया। सबसे पहले आतिशबाजी का प्रयोग हमें मुगलों और कुछ राजपूत राजाओं के शाही दरबारों में देखने को मिलता है। अच्छा, राजा महाराजाओं क्या? हाँ, खास तौर पर मुगल बादशाहों के बारे में कहा जाता है। जैसे सम्राट अकबर का जिक्र आता है। वो शाही कार्यक्रमों में, जैसे कोई बड़ी जीत हुई या कोई त्योहार है या कोई खास मेहमान आया, तो भव्य आतिशबाजी के प्रदर्शन करवाते थे।
ऐसा माना जाता है। मतलब ये उस समय सिर्फ राजा महाराजाओं और अमीरों का शौक था, आम जनता के लिए नहीं था ये। हाँ बिल्कुल, ये आतिशबाजी बहुत महंगी होती थी। इन्हें बनाने वाले कारीगर भी खास होते थे, स्किल्ड आर्टिसंस। ये हाथ से बनाई जाती थी और सिर्फ शाही महलों के फंक्शंस के लिए होती थी, जैसे शाही शादियां, किसी राजकुमार का जन्म, राज्याभिषेक या कोई बड़ा शाही उत्सव। आम जनता की पहुंच से तो ये कोसों दूर थी। उस दौर में आतिशबाजी आप कह सकते हैं अमीरों और रूलर्स के लिए पावर, स्टेटस और लग्जरी दिखाने का एक तरीका थी। इसका आम लोगों की दिवाली से या किसी और धार्मिक त्योहार से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। यहीं पर कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है कि कैसे एक चीज जो सिर्फ शाही महलों की रौनक थी, वो धीरे धीरे आम लोगों के उत्सव का हिस्सा बनने लगे। और इस बदलाव में, इस ट्रांजिशन में एक बड़ा हाथ रहा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का। अंग्रेजों का? उन्होंने कैसे इसे आम लोगों तक पहुंचाया? कमाल है। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो वो अपने साथ यूरोप से आतिशबाजी बनाने की ज्यादा एडवांस तकनीक, जिसे पायरोटेक्निक्स कहते हैं, वो लेकर आए। पायरोटेक्निक्स, ओके। हाँ, उन्होंने यहाँ कमर्शियल लेवल पर, मतलब बेचने के लिए, फैक्ट्रियों में आतिशबाजी का प्रोडक्शन शुरू करवाया। धीरे धीरे 19वीं सदी के अंत तक भारत के जो बड़े शहर थे, उनके बाजारों में छोटी मोटी आतिशबाजी जैसे फुलझड़ियां, अनार वगैरह वो बिकने लगी थी। लोग खरीदने भी लगे थे, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं हुई थी। लेकिन जो असली क्रांति आई, जिसने पटाखों को भारत के घर घर तक पहुंचा दिया, वो आई 20वीं सदी में, खासकर 1940 के दशक के आसपास। और इसका क्रेडिट जाता है दो भाइयों को, अय्या नादर और षणमुगा नादर। ये बड़े विजनरी थे। उन्होंने तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे शिवकाशी में पटाखा इंडस्ट्री की नींव रखी। शिवकाशी, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। इसे भारत की पटाखा राजधानी, फायरवर्क्स कैपिटल भी कहते हैं ना? बिल्कुल सही। इन नादर भाइयों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने पहले कलकत्ता जाकर माचिस, मतलब मैचस्टिक बनाने की टेक्निक सीखी थी। अच्छा, माचिस बनाने की? हाँ, फिर वो इस आइडिया को अपने गृहनगर शिवकाशी ले आए और वहां पहले माचिस और फिर पटाखों का प्रोडक्शन शुरू किया। और शिवकाशी का जो मौसम था और वहां के जो मेहनती लोग थे, वो इस काम के लिए बिल्कुल सही साबित हुए। अच्छा। देखते ही देखते शिवकाशी भारत का सबसे बड़ा आतिशबाजी प्रोडक्शन हब बन गया। यहाँ बड़े पैमाने पर सस्ती और हर तरह की आतिशबाजी बनने लगी, जो अब आम आदमी की पहुंच में थी। और यहीं से दिवाली पर पटाखे फोड़ना धीरे धीरे पूरे देश में एक चलन, एक ट्रेंड बन गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रेंड किसी धार्मिक आदेश या प्राचीन परंपरा की वजह से नहीं फैला। ये फैला क्योंकि पटाखे अब इजीली अवेलेबल थे, सस्ते थे और लोगों में, खासकर बच्चों में, इसे लेकर एक नया एक्साइटमेंट था, एक रोमांच था। ये दिवाली के जश्न में एक नया रंग जोड़ने जैसा था, एक तरह से। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, टाइमलाइन को समझें, तो ये सफर काफी लंबा रहा है। सबसे पहले थी प्राचीन दिवाली, हजारों साल पुरानी, जिसमें सिर्फ दिए, पूजा और मेलजोल था। फिर कई सदियों बाद 13वीं-14वीं सदी में चीन से बारूद भारत आया। इसके बाद मुगल और राजपूत राजाओं ने शाही शानो शौकत के लिए आतिशबाजी का इस्तेमाल शुरू किया। फिर अंग्रेजों के आने से यूरोपियन टेक्निक आई और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ। और आखिरकार 20वीं सदी में शिवकाशी इंडस्ट्री ने इसे सस्ता और एक्सेसिबल बना दिया, जिससे ये दिवाली सहित कई त्योहारों का एक आम हिस्सा बन गया। तो मतलब मेन बात ये निकल कर आती है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने की ये जो प्रथा आज हम देखते हैं, ये हमारे 2000 साल से भी ज्यादा पुराने त्योहार के मुकाबले बहुत ही नई है। मुश्किल से 100-150 साल पुरानी परंपरा होगी, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ये कहना बिल्कुल सटीक होगा। दिवाली पर पटाखे फोड़ने की प्रथा असल में एक बाहरी, एक फॉरेन कस्टम है, जिसे समय के साथ भारतीयों ने अडॉप्ट कर लिया। अगर इसके पूरे सफर को ट्रेस करें, शुरुआत हुई चीन में, जहां गन पाउडर और अर्ली फायरवर्क्स बने। फिर ये तकनीक अरबों, फारसियों और फिर मुगलों के जरिए भारत पहुंची। मध्ययुगीन भारत में इसे पहले रॉयल क्लास ने अपनाया, अपनी शान दिखाने के लिए। सही। और फिर 20वीं शताब्दी में पहले अंग्रेजों द्वारा लाए गए कमर्शियल प्रोडक्शन और फिर शिवकाशी के इंडियन इंडस्ट्री ने इसे आम जनता में पॉपुलर बना दिया। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, एक इंटरेस्टिंग एंगल है। भारतीयों ने आतिशबाजी को बड़े खुले दिल और उत्साह के साथ अपनाया। इसे तुरंत ही खुशी, चमक दमक, शोर शराबे वाले सेलिब्रेशन और ग्रैंडियर के साथ जोड़ दिया गया।
धीरे धीरे ये दिवाली के जश्न का एक ऐसा हिस्सा बन गई कि कई लोगों के लिए इसके बिना दिवाली अधूरी सी लगने लगी। हाँ, ये तो है। भले इसका दिवाली के मूल धार्मिक या स्पिरिचुअल स्वरूप से कोई लेना देना कभी नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे हमारी कल्चर बाहरी चीजों को भी एब्जॉर्ब करके अपने रंग में रंग लेती है। बिल्कुल। और अब आज के समय में इस पर एक नई तरह की डिस्कशन भी शुरू हुई है ना? पिछले कुछ सालों में पटाखों को लेकर चिंताएं काफी बढ़ी हैं, जैसे कि इनसे होने वाला एयर पोल्यूशन जो दिवाली के बाद अक्सर खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। हाँ, बिल्कुल। फिर नॉइस पोल्यूशन है जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए परेशानी बनता है। और इसके अलावा पटाखों से जलने और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा भी रहता है। हाँ, ये चिंताएं बिल्कुल जायज है, बिल्कुल वैलिड कंसर्न्स है। और इसी वजह से आजकल हम देख रहे हैं कि कई परिवार और कम्युनिटीज पटाखों के इस्तेमाल पर दोबारा सोच रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं। कुछ लोग कम पटाखे जला रहे हैं, कुछ ने ग्रीन क्रैकर्स अपनाए हैं और कई लोगों ने तो पटाखे जलाना पूरी तरह से बंद भी कर दिया है। हाँ, ये बदलाव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों का ध्यान धीरे धीरे दिवाली के असली मतलब, उसकी जो कोर स्पिरिट है, उसकी तरफ वापस जा रहा है। और वो मूल भावना क्या है जो हजारों सालों से चली आ रही है? वही सादगी भरी लेकिन गहरी बातें। अंधेरे को मिटाने और रोशनी फैलाने के लिए दिए जलाना, घर में सुख, शांति और समृद्धि आए, इसके लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलना जुलना, रिलेशनशिप्स को मजबूत करना। सही। और साथ ही अपनी प्रकृति और एनवायरनमेंट का सम्मान करना, उसे नुकसान न पहुंचाना। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, सोचने वाली है। पटाखे शायद कुछ पलों के लिए आसमान में चकाचौंध भर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा दिया अंधेरे में लगातार रोशनी देता है और दिल में एक उम्मीद जगाता है। शायद दिवाली का असली जादू इसी सिंप्लिसिटी में है। बिल्कुल सही कहा आपने। दिवाली और पटाखों की ये पूरी कहानी हमें यही दिखाती है कि कल्चर्स कैसे बदलती हैं, कैसे वो इवॉल्व होती हैं और कैसे वो दूसरी संस्कृतियों से चीजें बोरो करती हैं, उन्हें अपनाती हैं और उन्हें अपना एक नया रूप दे देती हैं। हो सकता है पटाखे फोड़ना कोई प्राचीन भारतीय रिवाज न हो, लेकिन इसने जिस तरह भारतीय उत्सवों में जगह बनाई, वो सेलिब्रेशन की हमारी जो स्पिरिट है उसको भी दिखाता है, जहां हर खुशी को, हर नई चमक को अपनाने और उसे अपने तरीके से मनाने का उत्साह रहता है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन साथ ही दिवाली की जड़ों को, उसके इतिहास को याद रखना हमें ये भी याद दिलाता है कि इस त्योहार का असली सार, इसकी आत्मा शायद शोर और धुएं में नहीं है, वो रोशनी की पवित्रता में है, मन की शांति में है और आपसी एकजुटता, टुगेदरनेस में बसी हुई है। तो शायद इस दिवाली या आने वाली हर दिवाली पर हम अतीत की सिर्फ नकल करने के बजाय उसके सही अर्थ को फिर से महसूस करने और उसे जीने की कोशिश कर सकते हैं, दिए जलाकर, मुस्कुराहटें बांटकर और अपनी अच्छाई और काइंडनेस से अपने आसपास की दुनिया को रोशन करके। बिल्कुल। इस सारी जानकारी और बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। दिवाली मनाने के जो पारंपरिक तरीके हैं, जो पुराने तरीके हैं, जैसे दिए जलाना, पूजा करना, घर सजाना, मिलना जुलना, इनमें से कौन सी बात आज के समय में सबसे ज्यादा मायने रखती है या सबसे ज्यादा सुकून देती है? इस पर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, हमें जानना अच्छा लगेगा। आप यहां तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।